So welcome all HR students MBA थर्ड सेमेस्टर ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के आज के ई लेक्चर के इस सेशन में अपन यूनिट नंबर 2 ट्रेनिंग मेथड्स क्या जो लेक्चर नंबर 14 है वो अपन पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर नंबर 13 में अपन ने पढ़ा था कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कौन कौन से होते हैं। तो अपन ने सेल्फ अप्रेंटिसशिप और सेल्फ कंटेंट ग्रुप ये सारे अपन ने स्टडी कर लिए थे। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसे अपन ने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मेथड पढ़ा था जिसमें अपन ने 3 पढ़े थे, ऑन द जॉब, सेल्फ कंसेप्ट और अप्रेंटिसशिप। तो इन 3 के अलावा भी कुछ जो HR मैनेजर्स हैं या जो HR के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कुछ अदर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी और बताए हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इनकी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली अप्रोच में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मॉडल्स को या मेथोडोलॉजी को यूज़ कर सकती है। तो पहला है आपका इसके अंदर सिम्युलेशन, दूसरा है आपका केस स्टडी, बिजनेस गेम्स, रोल प्ले और बिहेवियर मॉडलिंग। तो अपन शुरू करते हैं सबसे पहले सिम्युलेशन से। तो जैसे हमने देखा कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मेथड के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड तो है ही एक यूज़फुल मेथड। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं कि अगर कुछ सर्कमस्टांसेस और डेवलप किए जाए, यानी इन अदर मेथड्स को भी यूज़फुल किया जाए या यूज़ किया जाए, तो हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का जो हम आउटपुट सोच रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक एनकरेजिंग आएगा और अनएक्सपेक्टेड आएगा। तो ये हम कैसे यूज़ करेंगे, कौन से मेथड्स हैं वो हम देख रहे हैं। फर्स्ट है आपका सिमुलेशन। तो सिमुलेशन क्या कहता है कि सिमुलेशन इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन with the trainee decisions mirroring what would happen in the same situation in the real world। इसको हम बहुत सिंपल सा कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिमुलेशन, वीडियो गेम्स पे हम चले जाते हैं। वीडियो गेम्स पे हमने देखा होगा कई सारे वीडियो गेम्स जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पे एक बाइक रखी है और सामने एक बॉक्स टाइप वीडियो गेम चल रहा है जिसके अंदर आप बाइक पे बैठे हैं और ऐसा लग रहा है सिमुलेशन पे जैसे ही आप बाइक को हिलाएंगे डुलाएंगे तो आपका जो सामने बॉक्स के अंदर स्क्रीन चल रही है वो भी आपकी एक रनर की तरह हिलेगा और डुलेगा। जैसे जैसे आप अपनी रेस को इंक्रीज़ करेंगे उसकी रेस भी आगे बढ़ती जाएगी। फिर हम देखते हैं सिमुलेशन एयरफोर्स के अंदर। हम देखते हैं आजकल यदि आप कार ड्राइविंग आपने देखा हो तो कई कार ड्राइवर जो स्कूल्स हैं वो भी सिमुलेशन एक्सरसाइजेस को यूज़ करने लग गए। यानी ऑन रोड आप प्रैक्टिकली कार को चलाने से अच्छा है एक बार आप इन सिमुलेशन सेंटर्स पे जाएं और वहाँ पे हम एक आर्टिफिशियल कार होती है और एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एक डिज़ाइन किया जाता है कि आप ऐसा लगता है जैसे आप वाकई में रोड पर चल रहे हैं। तो सिमुलेशन एक्सरसाइज इसी चीज़ को शो कर रही है कि रियल लाइफ सिचुएशन में अगर ट्रेनी काम करेगा तो वो किस तरीके से उस सिचुएशन में डील करेगा और कैसा उसको करना चाहिए ये वो उस सिमुलेशन एक्सरसाइज में सीख जाएगा। क्योंकि इसके अंदर हमें टेक्निकल पार्ट हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है और नॉर्मली सिमुलेशन एक्सरसाइज वहीं ज़्यादा होती है जहाँ पे टेक्निकल इक्विपमेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। यदि आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में HR की पोस्ट पर हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं बहुत टेक्निकल हैं तो वहाँ पे आप इन सिमुलेशन एक्सरसाइज को डील कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि कई ऐसे बिग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ होती हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े हैवी बुलडोज़र्स या क्रेन्स को चलाना पड़ता है, या एक क्रेन जो होती है उसको 80 और 90 फीट लंबी बिल्डिंग है, कोई 100 फीट मीटर लंबी बिल्डिंग्स हैं, उसके अंदर आप क्रेन्स को कैसे हैंडल करेंगे, मटेरियल को कैसे नीचे लाएंगे। तो रियल सिचुएशन में क्या है, अगर अपन उसको रियल ग्राउंड पे भेज देंगे तो हो सकता है पहली बार में बहुत डैमेज और एक्सीडेंट हो जाए। तो फर्स्ट वहाँ पे सिमुलेशन सेंटर्स पे उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है ताकि रियल सिचुएशन में वो इन क्रेन्स पे एक्चुअली वर्क कर सकें। दूसरा आता है आपका केस स्टडी। केस स्टडी लर्निंग क्या कहती है कि एक एम्प्लॉई और एक ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन इज़ प्रेजेंटेड टू ट्रेनीज who are then required to analyze and critique the case and indicate what appropriate action should be taken। जैसे हम भी लास्ट 1 ईयर से अपन लोग भी डिस्कस करते आ रहे हैं, आपके कोर्स का पार्ट है केस स्टडी। तो हम देखते हैं कि एक केस हमने लिया, सिचुएशन हमने ली जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अकर हुई।
और उस ऑर्गेनाइजेशन ने उसमें क्या डिसीज़न लिए, कैसे उस सिचुएशन से वो बाहर आए, या सिचुएशन में कैसे डिसीजंस लिए गए। तो वही हम प्रैक्टिस करते हैं उस सिचुएशंस को लेके कि यदि आप वहाँ होते तो आप कैसे सिचुएशन को डील करते। तो ये जो लर्निंग मॉडल है ये भी आपको सिखाता है कि टफ़ सिचुएशंस के अंदर हम कैसे, हमें वहाँ पे डिसीज़न लेना चाहिए, कैसे हमें सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए और कैसे हमें अपने सॉल्यूशन को प्रेजेंट करना चाहिए। तीसरा आता है आपका बिजनेस गेम्स। बिजनेस गेम्स जो होते हैं नॉर्मली मैनेजमेंट की स्किल्स को डेवलप करने के लिए रखे जाते हैं, और नॉर्मली इसके अंदर हम ट्रेनीज से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उस इंफॉर्मेशन जो हमने गैदर करी है उसके बेसिस पे एनालाइज करके हम कुछ डिसीजंस लेते हैं और फाइंडिंग्स का पता करते हैं। तो ये नॉर्मली क्या है कि एक तरीके के कॉन्टेस्ट रखे जाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, और इन कॉन्टेस्ट के अंदर हम एम्प्लॉयज़ को कहते हैं कि आप जैसे एक आर्टिकल लिखिए, या इस सिचुएशन पे आप एक ऐसे लिखिए, या फिर आप इसमें एक रियलिस्टिक सॉल्यूशन बताइए, कुछ क्रिएटिव प्रोसेस बना के लाइए, कुछ नया आइडिया आप डेवलप करिए। जैसे मान लीजिए एक प्रॉब्लम हमने दे दी और उनसे कहा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको आइडियाज़ डेवलप करने हैं। तो ये जो आइडियाज़ हम डेवलप करवा रहे हैं, ये सिचुएशन को डील करने के लिए हम उनसे कह रहे हैं एक ऐसे लिखिए या इस पर एक टॉपिकल एक आर्टिकल लिखिए। तो ये इसकी मैनेजमेंट स्किल्स को हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हीं इस स्टाइल को हम लोग कह रहे हैं एज ए बिजनेस मैनेजमेंट गेम्स। फिर आता है आपका रोल प्ले। रोल प्ले क्या होता है कि रोल प्ले हैव द ट्रेनर्स एक्ट आउट कैरेक्टर्स इन अ स्पेसिफिक सिनेरियो। फॉर रोल प्ले टू बी इफेक्टिव, ट्रेनर मस्ट फर्स्ट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द एक्टिविटी एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द रोल प्ले। तो हम इसको एक बहुत ब्रीफ इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम एक एक्टिविटी करवा रहे हैं कि एक मीटिंग चल रही है कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो कैसे मैनेजमेंट मीटिंग्स को, पहले तो ये है कि मीटिंग्स को कॉल करना, अपने जितने भी आप मीटिंग के जो पार्टिसिपेंट हैं इनको इन्फॉर्मेशन कैसे दी जाएगी, मीटिंग का एजेंडा कैसे डिसाइड होगा, मीटिंग्स में हर एक कैरेक्टर, हर एक पार्टिसिपेंट या आर्टिस्ट को क्या बोलना है, और कैसे हमें इस मीटिंग को कंडक्ट कराते हुए कुछ सॉल्यूशन निकालते हुए हमें मीटिंग को एंड करना है। तो हमारे पास ये एक एक्टिविटी है। अब इस एक्टिविटी में हम क्या है, ट्रेनीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे किसी को हमने चेयरमैन बनाया, कुछों को हमने पार्टिसिपेंट बनाया, कुछों को हमने डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेटर बनाया, जो कि अदर डिपार्टमेंट्स को ये नोटिस भेजेंगे कि एक मीटिंग जो है कंडक्ट कॉल की गई है और कौन इस मीटिंग को लेने वाला है, मीटिंग का एजेंडा क्या है। तो रियल लाइफ सिचुएशन में कभी भी ये पार्ट आपको प्ले करना पड़ सकता है बीइंग एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट, कि आपको एचआर के अंदर आपको मीटिंग पे बोलना है, लोगों को, एम्प्लॉयज़ को बुलाना है, या बहुत जनरल से एक बात करते हैं कि एज ए एचआर आपको रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट करवानी है। तो रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए आप कैसे जॉब एनालिसिस करेंगे, और जॉब के बाद आप कैसे, कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ़र करेंगे, सिलेक्शन प्लान प्रोसेस कैसे फॉलो करेंगे। तो इसका हम एक रोल प्ले करा सकते हैं। तो इस एक्टिविटी से उनको क्या मालूम चलेगा, इस एक्टिविटी से फ़ायदा यह मिल रहा है कि हमें रियल लाइफ में किन किन बारीकियों पे ध्यान देना है, किन किन प्रैक्टिकल पोर्शन पे ध्यान देना है, और कहाँ कहाँ हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है, कहाँ कहाँ हमें प्रॉब्लम आती है, हम इस चीज़ को रियल तरीके से समझ पाएंगे। यदि हम नॉर्मल बात करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्रूटमेंट ड्राइव करी, उन्होंने अपने इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल और एक्सटर्नल के थ्रू एम्प्लॉयज़ को कॉल किया, एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू उनका इंटरव्यू पैनल बैठाया गया और उनका रिक्रूटमेंट इंटरव्यू हुआ, देन जो सिलेक्ट हुए उनको ऑफर लेटर दे दिया गया, और फिर उनका हमने इंडक्शन प्रोग्राम करा के वो कंपनी में ज्वाइन करके शुरू हो गए। तो बड़ा सिंपल सा सुनने में लगा, पर यदि अपन इसी पूरे प्रोग्राम को यदि हम रोल प्ले में डालें तो क्या टिपिकल प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, किन किन छोटे छोटे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, क्या आपको डिसकम्फर्ट पोजीशन होगी, कहाँ आपकी किस से आप कोऑर्डिनेशन कैसे कर पाएंगे, कैसे आप दूसरों को इन्फॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग योर इंटरव्यूज़, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो पैनल आएगा उन तक आप कैसे पहुँचेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम रोल प्ले के अंदर कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को हम कह रहे हैं एज ए रोल प्ले एक्टिविटीज़। फिर आता है आपका बिहेवियर मॉडलिंग। बिहेवियर मॉडलिंग क्या कहता है, ये जो मॉडल है ये नॉर्मली टीचिंग के स्किल्स को डेवलप करने के लिए होता है, और इसमें नॉर्मली आपका जो टीचिंग का नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल फैक्ट जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो हमें पता लगती है। ट्रेनीज आर प्रेजेंटेड विद अ मॉडल हु डेमोन्स्ट्रेट की बिहेवियर दैट आर टू बी रेप्लिकेटेड।
तो जो आप एज ए ट्रेनी एम्प्लॉय जो होता है वो एक ट्रेनिंग सेशन में जो बिहेवियर शो करता है उसी को एक इंस्ट्रक्टर वहाँ पे शो करके दिखाता है और कोशिश करता है कि उसी बोलचाल या उस सेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ के इस बिहेवियर को वो चेंज करे थ्रू रेप्लिकेशन। यानी कि पहला मैं मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ और आप क्लास में 10 बच्चे हैं जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं और जो ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने आए हैं। तो अंडर बिहेवियर मॉडल में पहले क्या करूँगा, मैं आपकी स्टडी करूँगा और आप लोगों को ये समझाऊँगा कि ट्रेनीज़ नॉर्मली कैसे कैसे बिहेवियर और रिफ्लेक्शन देते हैं जब कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड करता है। तो उससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि उनके बिहेवियर में थ्रू लर्निंग ये चेंज आएगा कि सामने वाले इंस्ट्रक्टर को पता है कि हम क्या रिएक्ट करने वाले हैं। तो हमारा बिहेवियर जो हो जाएगा वो लर्निंग की तरफ मोटिवेट हो जाएगा, ना कि हम रिएक्शन की तरफ मोटिवेट होंगे। तो ये सबसे ज़्यादा टीचिंग के अंदर और आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करने में ये बिहेवियर मॉडल काम आता है। फिर आता है आपका ग्रुप बिल्डिंग। ग्रुप बिल्डिंग मेथड्स आर डिज़ाइन टू इम्प्रूव टीम और ग्रुप इफेक्टिवनेस। यानी नाम से हमें शो हो रहा है कि जब भी हम कोई ऑन द जॉब ट्रेनिंग में वर्क कर रहे हैं तो हम इस मेथड के अंदर एम्प्लॉयज़ को एज ए टीम कैसे उनको परफॉर्म करना है और कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करना है, ये हम उनको यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो इसके अंदर ओवरऑल क्या है कि ये एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग के तौर पे काम आती है और ये जो इसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये एज ए ग्रुप पार्ट की जाती है, ना कि इंडिविजुअल। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब ये है कि चीज़ों को देखते हुए आप कई लोगों के साथ मिलके कैसा रिएक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें सबको पता है कि हर एक का परसेप्शन लेवल जो है अलग अलग होता है, हर एक का नज़रिया अलग अलग है चीज़ों को देखने का, सिचुएशन को एनालाइज करने का। पर जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो भले ही हमें लगता है कि एक प्रॉब्लम एक डिफरेंट तरीके से सोची जा रही है, पर हमारी अगर टीम उस चीज़ पे काम कर रही है तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस टीम के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करें और उस प्रॉब्लम को उसी तरीके से सोचें जिस तरीके से हमारी बाकी टीम सोच रही है। तो एक बात आप याद रखिए कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक्टिविटी इंडिविजुअल लेवल पे परफॉर्म नहीं की जाती, यहाँ पे सिर्फ ग्रुप लेवल पे एक्टिविटीज़ ही की जाती हैं। तो नॉर्मली एक्सपीरियंशियल लर्निंग में 4 स्टेजेस देखी गई। सबसे पहला तो गेन कंसेप्चुअल नॉलेज एंड थ्योरी, कि जब भी हम कोई सिचुएशंस को देखें या हम किसी ट्रेनिंग सेशन में जाएं तो हम सबसे पहले उस सिचुएशन या उस कंसेप्ट की नॉलेज और थ्योरी को समझने की कोशिश करें कि सिचुएशन हुई कैसे है। फिर टेक पार्ट इन बिहेवियरल सिमुलेशंस। अगर हम वहाँ पे अपने आप को ये शो कर सकते हैं कि हमें आपकी बात समझ में आ रही है और हम कैसे रिएक्ट करेंगे अगर हम इस रियल लाइफ में यहाँ पे होंगे, देन एक्टिविटी को हम एनालाइज कर सकते हैं कि वाकई में प्रॉब्लम एक्टिविटी क्या चल रही है, और देन कनेक्ट द थ्योरी, जो भी हमने पढ़ा हमारे जो कंसेप्ट है उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स को डिज़ाइन करना है। अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हमारे अंदर आते हैं जो हमें समझ में आते हैं इस पॉइंट में। पहला आता है एडवेंचर लर्निंग। यदि आपको 4 एक कंसेप्ट समझ में नहीं आए तो हम अदर 4 तरीके से भी समझ सकते हैं। पहला आता है आपका एडवेंचर लर्निंग। एडवेंचर लर्निंग क्या करती है, फोकस करती है टीम वर्क के डेवलपमेंट पे और लीडरशिप स्किल पे। इसके अंदर क्या है, कुछ एक स्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हम वर्किंग साइट पे अवेलेबल कराते हैं। तो जो इसका जो पर्पस होता है वो ये कि टीम जो है आइडेंटिफाई कर ले और एक प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू हर चीज़ कम्युनिकेट करे। दूसरा आता है टीम लर्निंग। टीम लर्निंग इज़ इंटेंट टू कोऑर्डिनेट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल हु वर्क टुगेदर। तो टीम लर्निंग के अंदर हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हम इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस को कैसे इन्हेंस करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे अगर हम टीम में काम करें। तो इसके अंदर एक क्रॉस ट्रेनिंग आती है। क्रॉस ट्रेनिंग का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी डिफरेंट ब्रांचेज या डिफरेंट लोकेशन पे जो भी इसके एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ का इंटरेक्शन आपस में कराए, क्रॉस कल्चर कराया जाए ताकि 2 डिफरेंट लोकेशन के लोग, डिफरेंट सोच के लोग आपस में डील करें और एज ए टीम काम करने की कोशिश करें।
तो इसमें हम जिस बात का ख्याल रखना है वो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। तीसरा आता है टीम लीडर ट्रेनिंग। टीम लीडर ट्रेनिंग इज इंटेंट टू टीच मैनेजमेंट स्किल्स टू टीम लीडर्स। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम टीम लीडर जो होता है हम उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। माना टीम लीडर के पास एक्सपीरियंस है, टीम लीडर के पास नॉलेज है, टीम लीडर के पास स्किल्स है, बट फिर भी हर एक टीम लीडर के पास सामने सिचुएशन एक जैसी नहीं आएंगी, ना ही उसके सामने हर बार एम्प्लॉय एक जैसा आएगा। तो टीम लीडर को भी क्या ज़रूरी है, टीम लीडर को भी ज़रूरी है कि वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ किसी भी प्रॉब्लम का या कॉन्फ्लिक्ट्स का रेजोल्यूशन कैसे करे या उसको रिजॉल्व कैसे करे। तो हम यहाँ टीम लीडर को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और फोर्थ आता है एक्शन लर्निंग। एक्शन लर्निंग जो है यूज़ की जाती है ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स और डेवलप लीडर्स। एक्शन लर्निंग में क्या है कि टीम को एक एक्चुअल प्रॉब्लम दी जा रही है जो ऑर्गेनाइजेशन अभी फेस कर रही है। अब उसमें आप कैसे प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन डेवलप करेंगे और कैसे उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे विद योर सुपरवाइज़र, ये हम इस एक्शन लर्निंग प्रोग्राम के अंदर सीखेंगे। तो ये 4 हमने देखी। अब इसके अलावा भी कई सारी हम मेथड देख सकते हैं, जैसे लर्नर सेंटर ट्रेनिंग, जिसके अंदर हम जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको पार्टिसिपेट करवाते हैं। उनके लिए लर्निंग नीड यानी जो एक्सपीरियंस लोग हैं हमारे यहाँ, जो एज पर्सन हैं जिनको काफ़ी टाइम हो चुका है वर्क करते हुए, उनको भी हम लर्न कराने की कोशिश करते हैं। इस एक्सपीरियंस लर्निंग में हर एक एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू टेक पार्ट इन द टीम, और हर एम्प्लॉय को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना है, इंगेज रखना है, ताकि किसी को बोर्डम महसूस नहीं हो या किसी को ये ना लगे कि हमें तो एक्टिविटी कराई नहीं जा रही, सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाया जा रहा है। और हर एक की एक्टिविटी को रिव्यू करना है, मॉनिटर करना है और इवेल्युएट करना है, और अप्लाई द रिज़ल्ट इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। यदि उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन हमारे पास है, किसी भी प्रॉब्लम का कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हमें आया है और हमें लगता है कि विद द हेल्प ऑफ सुपरवाइज़र और मैनेजमेंट कंसर्न हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ हमें उस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है ताकि एम्प्लॉय को भी एनकरेज मिले, अदर एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट हों, वो भी लर्निंग करना सीखें, और ट्रेनिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको पता लगे कि यदि हमें कुछ सीखना है या हमने ट्रेनिंग सेशन अटेंड करेंगे तो हमारे अंदर ये जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन एक डेवलप हुआ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का, वो मैनेजमेंट भी क्या उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो इस पूरे प्रोसेस से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ एक ही आउटपुट मिल रहा है, वो ये कि आपका एम्प्लॉय जो है वो डेवलप होने की कोशिश कर रहा है और वो डेवलप हो भी रहा है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।